बोलते बहन जी मेरा स्टेशन आ गया। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। कानपुर के पास एक गांव में आपका जन्म हुआ जी। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे जी। उस वक्त के बारे में क्या बता सकते हैं आप हमको? वो जब समय था जब मैं छोटा था, मेरे फादर कानपुर में एक ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री है, वहां पर एक मामूली सी नौकरी किया करते थे और हम उस वक्त इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे। मेरे फादर सुबह 7 बजे साइकिल से ऑफिस जाते थे और शाम को 7 बजे वापस आते थे। 12 घंटे उनको लगातार मेहनत करनी पड़ती थी। उसके बदले में उनको चंद पैसे जो भी मिलते थे उससे 4 बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाना लिखाना। तो कई बार मुझे याद है बचपन में मैं स्कूल जाया करता था तो वहां से टीचर मतलब ड्रेस ना पहनने की वजह से कि तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, ड्रेस नहीं पहनी है, वापस जाओ। तो घर पे आते थे कि मम्मी देखो ड्रेस के लिए भगा दिया है। तो मम्मी लेकर के जाती थी, टीचर को बोलती थी नहीं हम बनवा देंगे, अभी हमारे फादर को 10 तारीख को सैलरी मिलती थी, अभी मिलेगी तो हम लोग को। तो जाकर रिक्वेस्ट करके मुझे वापस स्कूल छोड़ करके आती थी। और इसके बाद जब मैं आगे 9th में गया तो उस कॉलेज में मुझे मालूम हुआ कि वहां पर कुछ पुअर बॉयज फंड जैसी एक सुविधा है, तो वो एक सुविधा का लाभ लिया और वैसे पढ़ाई की मैंने। हेलो राजीव, कैसे हो और क्या हाल चल रहा है? याद है तुमको जब बीएससी कर रहे थे और तुम उस समय बोल रहे थे मुझको बॉम्बे जाना है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि बॉम्बे में जाके करेंगे क्या, पैसा तो है नहीं इतना कि वहाँ जाके स्ट्रगल करें या कुछ करें। तो मैंने तुम्हारी जॉब लगवाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में, तुमने जॉब भी किया और ऊपर के ऑफिसर्स को भी खुश रखा और साथ साथ अपना काम भी शुरू किया। हम बॉम्बे में धीरे धीरे तुम सेटल भी हो गए अच्छे से और मैं चाहता हूँ तुम और ज्यादा आगे बढ़ो। ये डॉक्टर M.K. दीक्षित हैं, पशु चिकित्सक हैं। जब मैं मुंबई जाने के बारे में सोचता था मुझे कुछ नहीं पता कैसे जाना, कहाँ जाना, क्या घर वाले भी नहीं जाने देंगे, कुछ नहीं। मैं किसी से अगर बोलूं भी तो अच्छा भाई हीरो, तो पता चला वो भी डर लगा रहता था। तो मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की। तो जब मेरा जाने का प्रोग्राम बना तो मैंने इनका ही इस्तेमाल किया और इन्होंने मुझे, और घर पे भी मैंने यही बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला है, ये देखिए लेटर लिख के दिया है ये। तो इनके इत्मीनान की वजह से घर वालों ने मुझे जाने दिया। चलिए तो मुंबई पहुंच गए जैसे तैसे, लेकिन मुंबई तो बड़ा मुश्किल जगह है। मेरा एक दोस्त था दीपू करके कानपुर में। दीपू के ताऊ जी यहाँ मुंबई में रहते थे। हाँ, और मुझे लगता था ये एक चिट्ठी ताऊ जी के लिए लिख, क्योंकि काम आम का सिलसिला तो मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ा सा कि किसी कंपनी का, लेकिन रहने का सिलसिला तो वो फिर ताऊ जी के लिए उन्होंने लेटर लिखा कि भैया ये राजू हैं हमारे घर के बच्चे जैसे हैं, तो इनको जरा थोड़ा सा हम भी आ रहे हैं कुछ दिन का। तो उनका लेटर वेटर लेकर के मैं वहां पर पहुंच गया ताऊ जी के पास। वो काफी स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने बोला अच्छा यहाँ रहो, सामान ऊपर रख दो, ये बाहर बालकनी है, बालकनी में एक चटाई बिछा के सो जाया करो, सुबह 6 बजे उठो और सब यहाँ का साफ सफाई चीज और 8 दिन तुम यहाँ रहो, इसके बाद तुम अपना आगे का निजाम करते रहो। हाँ, फिर तब तक एक वहीं पीसीओ में शाम को उनके पीसीओ पे बैठना पड़ता था मुझे। तो वहाँ पीसीओ में तमाम लोग आते थे। तो वहीं पर एक हमारे कानपुर के एक मिश्रा जी मिल गए जो रेलवे में नौकरी किया करते थे। उनसे बात हुई, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, हमने कहा हमारे पास ऐसा ऐसा रहने की बड़ी समस्या है ये। तो बोले मैं अकेला रहता हूँ ये वो। तो हमने तो तुरंत बैग तैयार कर लिया कि इतना कानपुर के हैं ये वो। तो उन्होंने बोला लेकिन पैसे वैसे का कितने दोगे, क्या करोगे? उन्होंने बोला तुम 500 रुपये दे दिया करो, बाहर वाले कमरे में तुम अपना, हमने ठीक है 500 दे देंगे हम। तो उनके रूम में रहने लगा। फिर वहां ना तो कोई दरी, न चटाई, न कुछ, न पानी पीने का एक गिलास या बोतल, कुछ नहीं था। तो जैसे तैसे 2-4 दिन चला। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि पैसे भी नहीं मेरे पास और भूख जबरदस्त। तो उस वक्त मम्मी ने मेरी एक लैया का सत्तू जो होता है वो बांध करके एक उसमें रखा हुआ था, तो जिसको मैं रखा हुआ था, कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो उस दिन वो सत्तू फिर हमने कहा आज इसको जो है इससे फूंक, हाँ उसको निकाला मैंने। लेकिन सत्तू को उसको बनाने के लिए, उसमें पानी डालने के लिए, घोल डालने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई बर्तन में बड़ा अगल बगल देखता रहा कहीं कोई। तो और भूख और चीजें
कई बार वो समय ऐसा होता है जिसको हालांकि बताने में बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। फिर मैं टॉयलेट में गया और वहां एक प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ था, उसको मैंने धोया और धो करके रात के 12 बज गए थे काफी, उसमें फिर मैंने सत्तू डाला और उससे मैंने उसके बाद हुआ क्या कि फिर मेरी जब स्थिति हो गई तो 1-2 दिन तो सत्तू वत्तू में निकल गया चीजें। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं बीमार हो गया, बुखार आ गया। अब मेरे पास ना तो दवा लेने के पैसे ना कुछ चीजें, तो मैं बस उठा और चालू डब्बे में ट्रेन में बैठ करके मैं वापस कानपुर चला गया। तो इसके बाद फिर मैं कानपुर गया, कानपुर से फिर वापस लौट आया। फिर वापस मैंने कहा कि नहीं मुझे वापस आना है, कुछ करना है, लेकिन यहाँ वापस आया फिर वही भूख प्यास, वही तकलीफ, वही संघर्ष फिर शुरू हो गया। तो सोने को वाकई में मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि इसके बाद फिर मैं एक ऐसी जगह शिफ्ट हो गया जो हमारे कानपुर के मामा जी, उनकी एक डेयरी हुआ करती थी वहां पर। तो उनकी डेयरी पे मैं सुबह दूध लोगों के घरों में, क्योंकि डेयरी थी इनकी, तो मैं साइकिल में टांग करके दूध ले जाकर घरों तक पहुंचाना। कस्टमर्स आ जाते थे, चाय बनानी तो चाय बनाता था, ये भी साफ करता था, ताकि इनको ये लगे कि नहीं ये पूरी तरीके से चीजों को ये है। उसके बाद बीच में किसी को बोझ ना लगे। चलिए एक मैसेज और सुनवा कर। याद है आपको हमारी और पहली मुलाकात? अभी मुझे देख के आपको लगा कि आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, आप लोगों को हंसाते हैं और लिखते रहते हैं, जो जो चीज आप लिखते हैं वो मुझे सुनाते हैं, फिर हम लोग सब हंसते हैं। इन सब बात होने के बावजूद भी उस वक्त आपको काम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने आपको एक जगह टिफिन घरों में, ऑफिसों में देने के लिए एक जगह काम लगाया, आपने वो भी किया। आप वाकई में हिम्मत ना हारने वालों में से हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत किया, जिसका नतीजा आज ये है कि आप भी देख रहे हैं और सारा जमाना देख रहा है कि आप आज कहाँ हैं। इन्होंने भी मेरा काफी सहयोग किया और मुझे सबसे बड़ा एक कभी आज भी मैं याद करता हूं तो उससे मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है कि उस वक्त कुछ छोटा मोटा काम मिल जाए इसके लिए। तो इन्होंने ही मुझे, सिराज भाई ने मुझे काम दिलाया था। एक सिंधी भाई थे, तो वो घर में खाना बनाया करते थे, तो दोपहर में खाना ऑफिसेस में टिफिन, तो उनको लोगों को जाकर के खाना खिलाना, खाली टिफिन लेकर के वापस आना, ये काम था। कई दिन ये हुआ, फिर कई दिन ऐसा भूख लगती थी, मैं सबको सर्व करता था, तो कोई बोलता था जरा ये भाजी और देना, तो मैं ऐसा कटोरा था, नहीं भाई ये तो भाजी खत्म हो गई, ये वाली ले लो। हाँ, हालांकि वाकई में ऐसा दिखा भी देता था खत्म हो गई, उसमें थोड़ी सी साइड में लगी, क्योंकि बड़ा टिफिन होता था ना, तो थोड़ा थोड़ा साइड में, तो एक दूसरे टिफिन में, तीसरे टिफिन में, ऐसा कुछ साइड में। तो फिर मैं वहां से निकलता था जब इतनी भूख, ऑफिस से खिला करके, एक चाय की दुकान थी किनारे, उसके यहाँ मैं सारे टिफिन फटाफट ऐसे से खोलता था, ये इसमें करके, और उसमें बचा हुआ जो भी भोजन था वो खाता था, पेट में राहत मिली। फिर तो वो चीज मुझे कभी कभी। उनमें गाना भी गाते थे? हाँ, मतलब गाना नहीं गाता था, बस एक सोचता था कि औरों को पिलाते रहते हैं, खुद प्यासे रह जाते हैं। मेरे तो एक पड़ोसी हैं, वो बाबा रामदेव के इतने बड़े फैन हैं, क्योंकि सुबह भी बाबा रामदेव से होती है और शाम भी बाबा रामदेव से। उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मैं उनके घर पे गया, मैंने पूछा भाई बच्चों का नाम क्या रखा? बोले एक का अनुलोम, दूसरे का विलोम। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। हे मारो
जय स्थान। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। गांव-गांव में उन्नति और विकास हो रहा, उद्योगों से जुड़कर निर्माण हो रहा। आओ गाँव को मिलकर समृद्ध बना दे, गाँव विकास की योजनाओं से लाभ उठा ले। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत जस्ता उत्पादक। भारत का जिंक, हिंदुस्तान जिंक। पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार, 100% बचाव। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठी। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी दी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करी मेरी राजस्थान सरकार, जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग मत मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर व्यक्ति को छत मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल आए हैं। राज्य के 9 शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास योजना। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रतापनगर, जोधपुर में जोधपुर व कुड़ी बक्तासनी की आवासीय योजना 12, अंता, छबड़ा, अटरू, किशनगढ़, नैनवा, राजसमंद और झालावाड़ की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। चलिए, तो संघर्ष की बातें हो गई, फिर वो जो किस्मत का U-टर्न होना था वो कैसे हुआ? शेखर सुमन तक कैसे पहुंचे आप? मैं अपने हिसाब से कुछ कुछ लिख करके रखता रहता था।
फिर अचानक ये शो शुरू हुआ शेखर सुमन जी का, मोर्स एंड शेखर्स। वो मेरे पास तो टीवी भी नहीं था, कहाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं। तो एक ऐसे तो छोटे से स्लम में मैं रहता था, जैसे निकलता था लोगों के घरों में टीवी ऐसे लगे रहते थे, तो मैं ऐसे खड़े होकर किसी घर में टीवी देखने लगता था। तो कह रहे कैसे खड़ा है इधर, नहीं कुछ नहीं ऐसे नहीं। तो मैंने एक दिन ये शो देखा शेखर जी, तो उसमें कुछ जोक सुने मैंने, तो मुझे लगा कि मैं जो लिखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, और ये शेखर सुमन साहब जो बोल रहे हैं, तो उस वक्त मुझे वो जोक्स, वो कंटेंट मुझे ऐसा लगता था कि इससे हैवी मैं दे सकता हूँ इनको। हाँ, तो मैंने कहा इनसे मिलना, और ये मुझे क्यों खड़ा करेंगे, मुझे क्यों एंटरटेन करेंगे, इनका घर, इनका पता, एड्रेस कहाँ से ढूंढूं मैं, इनका नंबर कहाँ से ढूंढूं। बड़ा संघर्ष करता रहा कि कोई शेखर सुमन से मुझे मिलवा दे, बट किसी ने नहीं मिला। तो एक दिन अचानक मैं कहीं अंधेरी में किसी के ऑफिस में गया था मिलने, तो अचानक डायरेक्टरी रखी हुई थी, वहां से मैंने देखा तो उनका नंबर मिल गया मुझे, लैंडलाइन नंबर। हमने कहा मैं फोन करूंगा तो पता नहीं ये कौन है क्या है भाई, क्यों। मैंने फोन किया, अलका भाभी ने फोन उठाया, बोले क्या है। तो मैंने थोड़ा डेयरिंग अपने कहा शेखर है क्या, शेखर से मिलना है। मैं ये बात मैंने शेखर जी को भी नहीं बताई। अब उनको पता चल जाएगी। तो मैंने कहा सर, मैं फटफट मैंने, सर मेरा नाम राजीव निगम है सर, मैंने लिखता हूँ, मैंने आपका शो देखा है सर, और आपके शो के सामने मैंने सर बहुत अच्छी चीज के बहुत सारे जोक लिखकर मैं चाहता हूँ कि सर आपके लिए दूं, और मैं सर मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप उसको करें बस सर ये, और मैं किससे मिलूं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, बोले ये तुम इनसे मिल लो, ये अभिज्ञान झा है जो हमारे शो के क्रिएटिव हेड है। तो खैर करते करते अभिज्ञान साहब को मिला मैं, अंधेरी स्टेशन से पैदल लोखंडवाला तक आना जाना। तो सेट पे गया, वो बोले सेट पे आ जाओ। उन्होंने मुझे सिखाया, बताया, और मेरी पहली जब स्क्रिप्ट शूट हुई तो उन्होंने बोला यार आज का एपिसोड यार बड़ा कमाल का था, किसने लिखा। तो फिर अभिज्ञान नहीं, मुझे बोला कि ये राजू है, नया राइटर आया है, इसने लिखा। राजू वेरी गुड राजू। तो एक बात बताइए, मूवर्स एंड शेकर्स का कोई खास जोक आज शेयर किया जाए लोगों के साथ। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं मैं। मेरे तो एक पड़ोसी है, वो बाबा रामदेव के इतने बड़े फैन है, इतने बड़े फैन क्योंकि सुबह भी बाबा रामदेव से होती है और शाम भी बाबा रामदेव से। उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मैं उनके घर पे गया, मैंने पूछा भाई बच्चों का नाम क्या रखा। बोले एक का अनुलोम दूसरे का विलोम। हमने कहा मैडम को उन्हें पहचाना नहीं। बोले मेरी पत्नी है कपाल भारती। मैंने कहा आपके पिताजी नहीं दिख रहे। आपको मालूम नहीं पिछले महीने उनका प्राणायाम हो गया है। वो उसी लैंग्वेज में बात। चलिए पत्रकारों पर भी कुछ हो जाए। एक तो पहली बात यह है कि आजकल टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स स्पेशली काफी तादाद में हो गए हैं, और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे की खबरें जुटानी है, इतना कंपटीशन हो जाएगा। किसी गली में अगर मोहल्ले में कोई कुत्ता भी मर गया तो ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, और लगा नमस्कार, अभी भी पता चला है कि हरियाणा के हिसार जिले में एक गली में एक कुत्ते की मौत हो गई है। आइए ताजा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं उसी गली में जहां पर पहले से ही मौजूद है हमारे संवाददाता मणि। हर जगह पहले से मौजूद रहते हैं, इतने एडवांस। हाँ, अच्छा एक खास बात और देखिए, कई बार ऐसा करते करते बोलते बोलते एक वर्ड को कई बार रिपीट भी करते हैं लोग। हाँ ये बताओ जो मनीष, हेलो, हाँ मनीष, मनीष भी खड़ा रहता है। हाँ मनीष, हाँ मनीष ये बताओ जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, उस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है। हाँ मनीष, मनीष ऐसे ही खड़ा रहता है। नहीं ये बताओ जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं है, उस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी। मनीष, लगता है मनीष से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष उधर से बोल रहा है, नहीं संपर्क हो रहा है। इधर मनीष प्यार से कर रही, कभी स्टूडियो में भी प्यार से मनीष किया कर। जब बाहर निकलता हूँ धूप में गर्मी में तो बड़ा मनीष करती है। मनीष भी शुरू हो जाता। शालिनी जैसा कि आप देख सकती है जो कुत्ता मरा हुआ है, ये कुत्ता काले रंग का कुत्ता है। जैसा कि आप देख सकती है इस कुत्ते के पंजे भी मुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकती है इस कुत्ते की पूंछ भी टेढ़ी है। जैसा कि आप देख सकती है इस कुत्ते के शरीर पे कोई चोट का निशान नजर नहीं आ रहा है। इससे मुझे लगता है इस कुत्ते ने सुसाइड किया है।
अच्छा मनीष, ये बताओ, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, इस कुत्ते की मौत को लेकर के शासन और प्रशासन का क्या कहना है? तो को हाथ से आगे बढ़ रहे हैं शासन प्रशासन का। 10 घंटे हो गए मरे हुए हैं, तो कोई जिम्मेदार आदमी है, सबसे पहले मैं पहुंचाऊं यहाँ पे। हाँ? अच्छा, तुमने किसी से बात की क्या? ये कुत्ता किसी का पालतू कुत्ता था? हाँ, हमने कभी बुजुर्ग से बात की, उनका कहना कम वक्त हमारा खुद का पेट पालना मुश्किल है, महंगाई में कुत्ता कौन। मनीष ये बताओ, मनीष ये बताओ, कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही है, क्या उससे अंदाजा लगाया कुत्ते के सगे संबंधी भी पहुंच गए वहां पर? मनीष ये बताओ, कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए तो क्या उसने? हेलो मनीष, हाँ, जैसे कि कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही, क्या उसने कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए? हेलो मनीष, मनीष, जैसे कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज है, क्या उसने कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए? अरे सगे संबंधी की मार गोली, वही कुत्ता उठ के बैठ गया। वो बेचारा सोया हुआ था कहीं पर, अपना पूछ साफ करके अपना, उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना दी। तो देखिए, कुछ सुनवाते हैं आपको। मुझे याद है जब पहली बार आपने मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज किया था। प्रपोज नहीं था वो, आप जानना चाहते थे कि मेरी वुड बी की क्वालिटीज क्या होंगी और मैं क्या परसीव करती हूँ अपने वुड बी में। और जब मैंने वो लिखा, कुछ 10 क्वालिटीज जैसे सेल्फ मेड मैन एंड ऑल, और आपने बहुत शरारती उसमें कहा था कि ये सारी क्वालिटीज आप में हैं और मुझे क्यों नहीं नजर आया आप में। उसके बाद गौर करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, आप में वो सारी क्वालिटीज है। और उसके बाद हमारे बीच में जो बॉन्ड बना, वो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी आज शादी हो गई है। मुझे लगा था कि ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत परफेक्ट है, और वाकई में ऐसा हुआ। जिस दिन से मेरे जीवन में ये आई, उस दिन से हमारा जीवन। सो नाइस। राजीव, सच कहूं, उम्मीद नहीं थी ऐसी बातचीत हो जाएगी आज, और दुनिया को हमेशा हंसाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए आपने। इतना बेहतरीन आप लिखते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा था, आपकी ताकत है, आपकी लेखनी। हम चाहते हैं वो ताकत हमेशा बरकरार रहे। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। चलिए, लेकिन ब्रेक पर हंसाते हंसाते चलते हैं, कुछ हो जाए। सिद्धू जी एक ऐसे फनकार हैं कि वो मस्ती में रहते हैं और हंसते हैं, उनकी आदत है। मैंने तो देखा जब मैं उनके साथ शो करता था कि कोई भी आर्टिस्ट माइक लेकर के आता था, उसने माइक रखा, माइक वाइक सेट कर रहा, वो पहले शुरू हो जाता, गुरु तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है गुरु, छा जाएगा तुम्हें। जिस तरीके से पूछ के पाव पालने में नजर आते हैं गुरु, जिस तरीके से जुगनू की रोशनी से दिवाली नहीं मनाई जाती और समंदर में लघुशंका करने में से कभी सुनामी नहीं आती। मेरे दोस्त, आ गया, अबे ठोको ताली, खा गया। अच्छा हुआ, डरा क्यों रहे थे मेरे को? तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है बेटा, पूछ के पास आप क्या गलती क्या, डरा क्यों रहे? नहीं बेटा, तू छा गया। साहब, मैं आर्टिस्ट नहीं, इलेक्ट्रीशियन हूँ, माइक रखने आया था इधर में। जीजा जी, भाई आज आपके सामने बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसा तो बना पाप है, 10 नंबर है। मैं भी करेंगे क्या चाहूंगा, क्योंकि मेरा नाम है प्रेमनाथ। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा। 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री वीपीएल जीवन रक्षा कोष से वीपीएल मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना। छोटी बात नहीं है ये, पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। मोती सन्स ज्वेलर्स फॉर गोल्ड, डायमंड, मोती, pearl की ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्टिकल्स। मोती सन्स ज्वेलर्स, मोती सन्स टावर, लालकोठी टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर।
कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को न रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय आए है। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। राज्य में बिकने वाली प्रत्येक शराब की बोतल पर MRP अंकित होती है। साथ ही प्रत्येक दुकान पर MRP डिस्प्ले बोर्ड भी लगा होता है। MRP से अधिक राशि का भुगतान अनुज्ञाधारी को न करें। MRP से अधिक मूल्य मांगने पर अनुज्ञाधारी की शिकायत जयपुर में 274-2487 और उदयपुर में 252-5154 पर करें। जाँच में शिकायत सही पाए जाने पर अनुज्ञाधारी पर जुर्माना और बार शिकायत आने पर अनुज्ञाधारी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकता है। आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर ताकि आप खरीदें। लाइव में हमारे बीच आ रहे हैं एक बेहद ही खास मेहमान जिनका नाम है आप कौन है? मुझे पहचाना नहीं रिचा तुमने? मनोज कुमार जी। हाय, अरे कौन मनोज कुमार? अपन को पहचाना नहीं क्या तूने? अरे कौन मिथुन रे? अपन सब जानते अपने को, और तो अपने को पहचानती नहीं। शाहरुख खान। अरे बेटी समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं हो? अरे मैं ना शाहरुख हूँ ना मिथुन हूँ, मैं हूँ दादा मुनि। अरे खामोश, सबसे देख रहा हूँ मिथुन शाहरुख है वो, अब तो पहचानो। VIP। यस। ये कि जब से होश संभाला चारों तरफ अजीब सा माहौल देखा, घर के बुरे हालात देखे, क्या था आपका बचपन कैसा? बचपन में मेरा जो धारावी में मैं पैदा हुआ हूँ, और धारावी आप जानते धारावी क्या है? झुग्गियों के लिए हाँ, बड़ा मशहूर है, पूरे एशिया में मशहूर है। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, कई पंजाबी सीखने मिली, गुजराती सीखने मिली, मद्रासी सीखने मिला, सब थोड़ा थोड़ा मैंने सीख लिया है। तो ये मुझे शो में बड़ा काम आया है। बहुत बचपन से आपने पिता के साथ शोज करना भी शुरू कर दिया था? हाँ, बचपन में शुरू में मैं ब्रेक डांस करता था। मैं मतलब इतना क्रेज होता, लोग पब्लिक जमा होती थी, जो फिर तालियां मिलती थी, क्लैप मिलती थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट लगा कि यार लोगों ने आज मुझे सराहा, प्यार दिया। फिर वहां से फिर डैडी के डांस पार्टी में फिर मैं माइक पकड़ना सीखा। मैंने माइक पकड़ते पकड़ते फिर कब VIP बन गया पता नहीं चला।
अच्छा बताइए, तो आपको ये एहसास कब हुआ कि आवाजों का कुछ जादू है अंदर के? बच्चे को तो नहीं पता चलेगा ना कि कैसे। स्कूल से टीचर सर की आवाज निकालना ये शुरू हो गया वहां से। फिर आहिस्ता आहिस्ता कब आर्टिस्ट बना, आर्टिस्ट बनने के बाद फिर एक एक सीढ़ियां मिली।